मैं चुनूंगा अपनी सरकार, ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। 2014 के चुनावी चक्रव्यूह की हर व्यू रचना का खुलासा करने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो जिद है सच दिखाने की, आज हम आपको एक वीआईपी सीट में शुमार होने वाली नागपुर की चुनावी यात्रा पर ले चलेंगे, जहां भाजपा को अपरोक्ष रूप से संचालित करने वाले संघ का मुख्यालय है। पर एक दफे के चुनाव को छोड़ दें तो अब तक यहां भगवा परचम नहीं लहरा पाया है। सो इस दफे संघ के दुलारे और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने संघ के सपनों को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया है। वे भाजपा की टिकट पर यहां से उम्मीदवार हैं। हर दिन की तरह नागपुर की चुनावी यायावरी में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अरविंद जी, पहला मौजू सवाल, नितिन गडकरी संघ के सपनों को क्या वाकई मूर्त रूप दे पाएंगे? देखिए, जितनी तैयारी उन्होंने की है और जितने वक्त से तैयारी की है और जिस किस्म का माहौल महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में बन रहा है मोदी के हक में थोड़ा, उस हिसाब से तो लगता है कि इस बार वहाँ भगवा लहरा जाएगा। लेकिन वहाँ का रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो वहाँ का जो सोशल कंपोजिशन है वो भी इनको बहुत रास नहीं आता। अरविंद जी, नितिन जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक विधानसभा चुनाव लड़े हैं अब तक वो, और उसमें भी उनको पराजय हाथ लगी। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है? नहीं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यवहार, उनका लोगों से मिलना जुलना, संघ से उनके रिश्ते, ये सब चीजें काफी उनको ऊपर ग्रेड में ले जाती हैं। वो चुनाव हारने जीतने वाले सामान्य गणित से उनको नहीं देखना चाहिए। यानी नागपुर में भाजपा एक चमत्कार की उम्मीद कर सकती है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आपको बताते चलते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या देखने वाले हैं। नागपुर की चुनावी यात्रा से अलहदा प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे सियासी तंज कसने वाला एक ऐसा मजाकिया वीडियो जो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर रोज की तरह आज भी वोट करेगा इंडिया का आगाज होगा कुछ मजेदार चुनावी गपशप से, जो वास्तव में सियासी नेपथ्य की ऐसी आहटें हैं जो खबरों के पहले की पहली प्रस्फुटन की वानगी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है चुनावी चटपट। तमाम ओपिनियन पोल जब मुल्क भर में मोदी की हवा बता रहे हैं, इस वजह से हवा में खूब सियासी हिंडोले कसे जा रहे हैं। फैली शाहों में बीजेपी को चंदा देने की होड़ मची है। मोदी हो, अमित शाह हो, सदर जी हो, साबिक सदर नितिन गडकरी हो, अनंत कुमार हो या पार्टी के खजांची पीयूष गोयल, इनके पास चंदा देने वालों की होड़ मची है। हालात इतने बिगड़े हैं कि इन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग ठिकाने बनाए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस का रोना है कि घोटाले और बदउनवानी के बड़े इल्जामात तो कांग्रेस पर लगे हैं और कांग्रेस के पास इंतखाब में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। यहां तक कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को इंतखाब के लिए पैसा देने में भी मुश्किल का सामना कर रही है। इस इंतखाबात में वाकई बीजेपी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पार्टी को अब छोटे मोटे चंदों की फिक्र नहीं। मुंबई में न्यू ओबराय होटल में बीजेपी के खजांची पीयूष गोयल को एक प्राइवेट बैंक के चेयरमैन मिल गए। अभी हाय हेलो भी नहीं हुआ था कि गोयल साहब ने उस बैंक के चेयरमैन को छेड़ते हुए कहा, भाई क्या बात है, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मोदी एक्सप्रेस एकदम छूटने को तैयार है। आप अगर इस ट्रेन में सवार नहीं हो पाए तो हमें तोहमत मत लगाइएगा, वक्त रहते ट्रेन में सवार हो जाइए। बैंक के चेयरमैन महोदय ये समझ नहीं पाए कि ये बीजेपी के खजांची का इल्तमास है या फिर एक सख्त इशारा। 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नया आयाम देने की जद्दोजहद में
आइए आपको सीधे ले चलते हैं नागपुर की चुनावी यात्रा पर। नितिन गडकरी के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी यही है कि नागपुर में कांग्रेस बस एक बार 1994 में चुनाव हारी है, नहीं तो कांग्रेस के विलासराव मुत्तेमार यहां से 7 दफे के सांसद हैं। 1980 का मैदान वे चिमूर से जीते थे। इसके बाद लगातार 1985, 1991, 98, 99 और 2004 और 2009 का मैदान उन्होंने नागपुर में ही मारा है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के मौजूदा सदस्य नितिन गडकरी 1995 से 99 के दौरान महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे। बाद में वे विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता बने और वहां से एक लंबी छलांग मारकर सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। गडकरी को बतौर मंत्री मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे के अलावा कई फ्लाईओवर्स के निर्माण का श्रेय जाता है, पर इस दफे गडकरी के मैदान में उतरने से नागपुर का चुनावी परिदृश्य खासा दिलचस्प हो गया है। हालिया दिनों में गडकरी और गोपीनाथ मुंडे का टकराव भी खुलकर सामने आया है और मनसे प्रमुख राज ठाकरे से गडकरी की दोस्ती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आंखों में कील सी चुभ रही है। कांग्रेस के विलास मुत्तेमार के अजय सफर पर इस पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस की असली ताकत दलित मुस्लिम गठजोड़ में गडकरी पहले ही सेंध लगा चुके हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के प्रमुख दलित नेता रामदास अठावले को पटा लिया है। बसपा के कई स्थानीय नेताओं को भी उन्होंने साध रखा है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय भले ही इनके लिए वोट न करें, पर गडकरी इनकी हेट लिस्ट में भी शामिल नहीं है। यहां दलित और मुस्लिम वोटों का कुल प्रतिशत 20 के आसपास है, जो किसी उम्मीदवार की हार जीत में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। यहाँ पर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नागपुर में कभी जीत नहीं पाई है। नितिन गडकरी को नागपुर से जीतने की उम्मीद इसलिए कही जा सकती है क्योंकि 1 साल पहले ही उन्होंने इस सीट से अपना एक निजी सर्वे कराया था और अंजलि दमानिया उनके लिए कोई एक बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि नितिन गडकरी एक स्मार्ट मैनेजर माने जाते रहे हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति में उन्हें एक उस्ताद कहा जाता है। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। देखिए, गडकरी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, इन सब के तौर पे काफी अच्छा रहा था। ये समय के महाबली हैं, किंतु ये नहीं जानते सच के पृष्ठ चिपकते नहीं, पलटते रहते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम नागपुर संसदीय क्षेत्र की चुनावी यायावरी पर थे। आइए अपनी उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे विलास मुत्तेमार को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो उनकी अपनी एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी ओर केंद्र सरकार की नाकामियों का ठीकरा भी उनके सिर पर है। बेलगाम होती महंगाई और भ्रष्टाचार के बढ़ते ग्राफ से लोग परेशान हैं। वे कुछ नया चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। यही बात मुत्तेमार के हक में नहीं जाती। पिछले 2009 के चुनाव में भी मुत्तेमार और भाजपा उम्मीदवार बनवारी लाल पुरोहित के बीच हार जीत का कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। मुत्तेमार को 3,15,148 यानी 41.72% वोट मिले थे। वहीं भाजपा उम्मीदवार को 2,90,749 यानी 38.49% वोट मिले थे। बसपा के माणिकराव वैद्य को 1,18,741 यानी 15.72% वोट मिले थे। नागपुर में कुल 7.3% मुस्लिम मतदाता है। विलास ने इलाके में बहुत काम किया, संसद में भी उन्होंने बहुत अच्छी शिरकत की है। लगभग 638 सवाल उन्होंने अपने इलाके से जुड़े संसद में पूछे हैं, जिसका एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका एक अपना अनुभव है, उनकी एक सच छवि है, जिसका उनको यहाँ आज भी एडवांटेज मिलता है। अरविंद जी, क्या दिख रहा है इस वक्त नागपुर में आपको? सबसे जो एग्रेसिव दलित मूवमेंट अगर कहीं मुल्क में है या रहा है तो वो नागपुर है।
और वो संघ से लोहा लेता रहा। संघ ने कितनी भी कोशिश की है इस बीच के दलितों को अपने फोल्ड में ले आया है, लेकिन नागपुर का दलित मानने वाला नहीं है। पिछली दफे बीएसपी एक फैक्टर यहाँ थी। मुझे लगता है कि पिछली दफे की तुलना में इस बार बीएसपी फैक्टर कमजोर होगी। जो स्थानीय सांसद है विलास मुत्तेमार, उनका जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसका कितना लाभ ले पाएंगे नितिन गडकरी यहाँ? वो इनके लिए मुख्य सहारा है असल कहिए तो, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सांसद हैं और नागपुर पूरे विदर्भ का सेंटर है। विदर्भ की हालत क्या है ये सब लोग जानते हैं, पानी से लेके किसानों की हालत सब चीज में। तो नागपुर उन सबसे अछूता शहर है बड़ा, लेकिन अपने आप में ग्रामीण इलाके से अछूता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मुत्तेमार के हक में कई चीजें जाती हैं, जो एक तो यही हमने जो सोशल कंपोजिशन पहले बताया, दूसरा मराठों की आबादी यहाँ काफी बड़ी है। जो तीसरी चीज है जो उनके हक में जाएगी मुझे अभी लग रहा है, वो ये है कि यहाँ से आपका कैंडिडेट एक ऐसा है जो शहरी वोटों में बंटवारा करे। अरविंद जी, कांग्रेस कैडर में भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं युवा चेहरों को मैदान में उतरना चाहिए, पर विलास मुत्तेमार लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं और उनको बदला नहीं गया। नहीं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को हटा के भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदे में रहेगी, कम से कम जो लगातार जीत रहा है, जिसका क्षेत्र का रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका पार्लियामेंट का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर इस बार बसपा कमजोर हुई है वहां, तो किसको लाभ मिलेगा इसका? दलित वोटों का अब तक रुझान संघ और बीजेपी के लिए नहीं रहा है। वो एक एंटी संघ स्टैंड उनका बहुत साफ रहा है, सब दिन से बहुत एग्रेसिव। नितिन गडकरी ने इस पर बहुत काम किया है और रामदास अठावले जैसे नेताओं को साथ लेकर आए और उनको लगातार समर्थन दिया। अब असली चीज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ये हो गया है कि दलित ग्रुप ऐसे बंट गए हैं कि आप किसी एक नेता के भरोसे, 2 नेता के भरोसे दलित वोटों की भागीदारी, वहां का दलित काफी पढ़ा लिखा और समझदार है। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो गडकरी की छवि कोई बहुत हार्डकोर हिंदुत्व की नहीं है, उदारवादी चेहरा एक तरह से उनका, तो हेट लिस्ट पर नहीं है कम से कम मुसलमानों के। वो मोदी का चेहरा नहीं हटा सकते अपने आप पास से, और मोदी का चेहरा उस जगह पे जहां मुसलमानों को काउंटर पोलराइजेशन का खतरा न दिखे, वहां मुसलमानों के वोट के लिए मोदी का चेहरा काफी अपने आप में एक फैक्टर है जो उनके फैसलों को पर असर डालेगा। अरविंद जी, इस चुनाव में गडकरी बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। मसलन 50,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 1,000 काउ ब्रीडिंग सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, महज चुनावी वादे रह जाएंगे या कुछ कर पाएंगे? गडकरी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पे, एक इंटरप्रेन्योर के तौर पे, इन सब के तौर पे काफी अच्छा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सक्सेस वो संभाल नहीं पाए। अध्यक्ष होने के बाद अगर मान लीजिए एक चार्ज उन पे आया और खुद उनका लीडरशिप, बीजेपी ही नहीं संघ, जिस संघ को वो काफी मदद करते रहे हैं, वो भी अगर उनके पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो किसी लेवल पे टॉप मैनेजमेंट में कुछ कमजोर जरूर है। अरविंद जी, विलास मुत्तेमार वही नेता हैं जो लगातार अलग विदर्भ की मांग उठाते रहे हैं। आंध्र के बंटवारे के बाद भी जिन पॉइंट्स पे सबको उम्मीद थी कि नए सिरे से बात उठेगी, उसमें विदर्भ सबसे प्रमुख है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से वो चुनावी मुद्दा इस बार है नहीं। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये वो फायदे तो नहीं उन किसानों की जिनकी जमीन हमने। अरे नहीं बाबा जी, करेगा इंडिया। विषाद युक्त चेहरे पर चढ़े मुखौटे टंगे हैं जैसे खूंटी पर, 1 2 3 4 गिनती में वे शायद 10 हैं, तलाशते हुए कोई शिकार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। अभी हम नागपुर संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर थे। आइए अपने उसी सियासी सफर को आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के निशाने पर गडकरी शुरू से रहे हैं। आपने यहां से उसी अंजलि दमानिया को मैदान में उतारा है जिन्होंने पूर्व में गडकरी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसकी वजह से नितिन गडकरी की बतौर भाजपा अध्यक्ष दोबारा ताजपोशी होते होते रह गई।
इन्होंने ही गडकरी पर यह आरोप लगाया था कि गडकरी ने शरद पवार के साथ मिलकर राज्य में सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को दबाने का प्रयास किया है। दमानिया ने यह भी दम भरा था कि गडकरी के खिलाफ अगले कदम के रूप में वह विभिन्न घोटालों में गडकरी की कथित संलिप्तताओं का पर्दाफाश करेंगी, पर अब तक यह पूरा मामला एक सियासी शिगुफा बनकर रह गया है। वहीं नागपुर में अंजलि दमानिया की उम्मीदवारी को लेकर ही काफी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा भी उन्हें बाहरी उम्मीदवार बताने पर तुली है। सियासत की नौसिखिया खिलाड़ी 44 वर्षीय दमानिया ने नागपुर से टिकट पाने की रेस में वहां की प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता रूपा कुलकर्णी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो नागपुर से आप टिकट की प्रमुख दावेदार थी। इसके अलावा आपने यहां से 40 संभावित प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया था, पर आपके स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगता है जैसे टीम केजरीवाल ने दमानिया का नाम यहां पहले ही तय कर रखा था। अभी 15 दिन पहले ही अंजलि दमानिया ने घोषणा की थी कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, फिर अचानक मैदान में कैसे उतर आई? अभी 15 दिन पहले ही अंजलि दमानिया ने घोषणा की थी कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, अचानक से कैसे मन बदल गया उनका? नागपुर में और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपको जमाने वाले जो शुरुआती थोड़े से लोग थे, उनमें वो रही हैं और लगातार रही हैं, आगे रही हैं, और एक बड़ा मामला तो कम से कम उन्होंने उठाया ही, और उसमें बात जितनी आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन कम से कम गडकरी के लिए तो वो एक दोबारा ताजपोशी होती वही राहु केतु जो भी कहिए उस किस्म की रही हैं जिन्होंने उनके अवसर को खत्म किया। अंजलि दमानिया ने एक और आरोप लगाए हैं कि शरद पवार और नितिन गडकरी के बीच कहीं न कहीं कोई साठगांठ है। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतने पुराने खिलाड़ी हैं, और पॉलिटिक्स से भी ज्यादा मैं कहूंगा आप वहां की इकोनॉमी में इतने होशियार खिलाड़ी हैं कि उनके रिश्ते कहां कहां हैं, क्या हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उनका इसलिए यह कहना है कि सिंचाई परियोजनाओं में जो कथित अनियमितताएं हुई, उनको लगता है कि गडकरी ने क्यों साथ दिया शरद पवार का इसमें? नहीं, अजीत पवार मुख्य रोल में है योजनाएं बांटने में, तो ये आरोप चाहे पॉलिटिकल हो या वास्तविक हो, लेकिन शरद पवार इससे बच नहीं सकते थे। अरविंद जी, तमाम लोगों के इंटरव्यूज लिए गए, 40 लोगों के इंटरव्यू हुए नागपुर में, तो आपको लगता है जो आप पार्टी एक नई राजनीति के अभ्युदय की बात करती है, वो भी अन्य पार्टियों की तरह है, पहले से प्री प्लान था कि अंजलि दमानिया ही लड़ेंगी? नहीं, आपकी मेमोरी इस किस्म से बढ़ी और उसको कोई मूवमेंट करने का, कोई आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट का, आदमी को टेस्ट करने का इसका अवसर ही नहीं मिला। आपके निशाने पर क्यों गडकरी हैं? अरविंद केजरीवाल भी उन पर बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं। जब उन पे अटैक हुए हैं मुख्य, उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। सोनिया, उनके दामाद, बीजेपी के अध्यक्ष, रिलायंस के हेड, इन सब पे निशाना करके ही अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है। नमो की कितनी हवा चलेगी यहाँ? अगर नमो की हवा पूरे मुल्क के लिए बलती है नरेंद्र मोदी की, कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो संभव है कि वोटर फिर विधानसभा की जगह लोकसभा के लिए भी इस ऑप्शन को तलाशे, और गडकरी लोकल हैं, टेस्टेड हैं, तो इसका लाभ शायद उनको हो सकता है। अरविंद जी, गडकरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के मास्टर्स कहे जाते हैं, तो आपको लगता है नागपुर को वो ठीक तरह से विरोधियों को मैनेज कर लेंगे? हाँ, मैनेज हो रहा है। पूरा शिवसेना जो है जिस तरह से उनसे नाराज बैठी है, तो वो उनके मैनेजमेंट का, या पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बीजेपी जिस तरह से दो खेमों में बटी हुई, तो आपको लगता है नागपुर में उनको मनसे की ज्यादा जरूरत थी? अब इस किस्म की के बंटवारे का असर सब कंस्टिट्यूंसी पे है, और मनसे ने पिछली दफे काफी खेल बिगाड़ा है, तो सिर्फ उन्हीं को नहीं फायदा होगा, मनसे के साथ आने का लाभ बीजेपी के कई कैंडिडेट्स को होगा। लेकिन फिर ये है कि शिवसेना अगर मन से सपोर्ट न करे तो उसका नुकसान भी कई जगह होगा। नागपुर में संघ का मुख्यालय है, और संघ ने अपनी सबसे मजबूत जो प्यादा है उसको मैदान में उतारा है, तो आपको लगता है संघ की प्रतिष्ठा भी नागपुर में कहीं न कहीं दांव पर लगी है? निश्चित रूप से संघ चाहेगा कि नागपुर जीते, वो भी गडकरी जैसा कैंडिडेट हो तो जीते, लेकिन चुनावी मुकाबले में कोई कमजोर नहीं होता। अरविंद जी, मुकाबला किसके बीच दिख रहा है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा नागपुर? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं दिख रहा है अंजलि दमानिया, मेरे ख्याल से अभी तक मुकाबले में नहीं है। तो आखिरी चुनावी तस्वीर नागपुर की क्या? मोटे तौर पे अभी तो मुतमवार और गडकरी की ही लड़ाई है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं, जहां हम आपको दिखाते हैं इंटरनेट पर तेजी से वायरल होते कुछ ऐसे वीडियो जो मौजूदा हालात पर
तंज कसता है। अरे भविष्य के प्रधानमंत्री जी आइए बैठिए, आप तो अभी यहाँ पे हैं। बाबा राजनाथ जी कब से दौड़ा रहे हैं, सांस फूल गई है और देखो कहीं दबा तो नहीं हो गया। अरे इतनी तेजी से दौड़ेंगे ना भाई तो नहीं हुआ है तो हो जाएगा, जरा धीरे चलिए। अरे बाबा दिल्ली बहुत दूर है और जल्दी पहुंचना है, उधर वो झाड़ू वाला धूल उड़ा रहा है। कुछ नहीं, आपको डस्ट एलर्जी है। मेरे साथ बैठिए और कपाल भारती कीजिए, आइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। अब मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आपको लेकर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमा